दोस्तों दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों एक कोठे पर जाते हैं और कोठे पर जाने के बाद उनका मकसद था कि वो लोग किसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ वक्त बिता सकें, जिसके लिए वो लोग एक दलाल के पास जाते हैं और दलाल से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई खूबसूरत लड़की चाहिए, अगर आपके पास कोई व्यवस्था हो तो आप हमें बताइए। दोस्तों जैसे ही ये बात वो दलाल सुनता है तो वो दलाल कहता है कि इसके लिए आप लोग को पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप लोग के पास पैसे हैं तो मैं आप लोग के लिए खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर सकता हूं और आप लोग उसके साथ समय बिता सकते हैं। दोस्तों जो दोनों दोस्त थे उनमें से एक का नाम मनोज होता है और दूसरे का नाम साहिल होता है। दोस्तों मनोज का जो दोस्त साहिल था वो फेरी लगाने का काम करता था और गली गली में घूम घूम कर वो कपड़े बेचा करता था। जब दोनों दोस्त मनोज और साहिल कोठे पर जाते हैं तो दलाल उन लोगों से 200 रुपए लेता है एक लड़की का और दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों उस कोठे पर दो लड़कियां थीं और मनोज और साहिल दोनों एक एक लड़की को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों मनोज जब लड़की के साथ रूम के अंदर जाता है तो उसके साथ वो 5 मिनट वक्त बिताता है और फिर उस रूम से बाहर चला आता है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि मनोज जिस लड़की के साथ 5 मिनट वक्त बिताया था वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मनोज की ही गुमशुदा बहन थी, जो 3 साल पहले उसके घर से कहीं लापता हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, जिसको ढूंढने के लिए मनोज ना जाने कहां कहां तक गया था। मनोज कई सारे कोठों पर भी अपनी बहन को ढूंढने गया था लेकिन फिर भी उसकी बहन वहां पर नहीं मिलती है। लेकिन जब मनोज की बहन उसको मिलती है, जिस जगह पर मिलती है, जिस वक्त मिलती है, वो वाकई में अपने आप में हैरान कर देने वाला था, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय की। मैं बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2018 की। दोस्तों जो मनोज का दोस्त साहिल था वो एक फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था और जिस गली में वो कपड़े बेचता था वो पूरी गली कोठे की होती थी और वहां पर धंधा किया जाता था। लेकिन दोस्तों साहिल जब फेरी लगाता था तो जोर जोर से वो चिल्लाकर बोलता था, लोगों को बोल के बेचता था कि कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, ऐसे करके वो अपना सारा सामान बेचता था। दोस्तों साहिल जैसे ही कोठे की तरफ कपड़े बेचते हुए जा रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की उम्मीद से कहीं ज्यादा कम कपड़े पहने हुई थी। वो लड़की इशारे से साहिल को अपने पास बुला रही थी, लेकिन दोस्तों साहिल सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो लड़की जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कम कपड़े पहने हुई है वो उसको क्यों बुला रही है। साहिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है सोचकर। लेकिन दोस्तों साहिल उस दिन उस औरत के पास नहीं जाता है और जब वो अपने दोस्तों से आके सारी बातें बताता है वो कहता है कि मैं जब वहां पे कपड़े बेचने जाता हूं तो एक लड़की है और वो मुझे बार बार मुझे बुलाती है, मुझे इशारा करती है, लेकिन मुझे दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम कपड़े पहनती है। क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उसके बाद दोस्तों साहिल के जो दोस्त लोग थे वो लोग साहिल से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वहां पर तुम जा सकते हो, बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां पर जाते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो वहां पर जा सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। उसके बाद दोस्तों साहिल अपने पॉकेट में, अपने जेब में कुछ पैसे रख लेता है और पैसे रखने के बाद फिर से वो उसी कोठे की तरफ जाने लगता है जहां पर साहिल को वो लड़की बार बार अपनी तरफ इशारा करके बुलाया करती थी। आखिरकार दोस्तों साहिल जो था वो उस कोठे पर पहुंच जाता है। जब कोठे के अंदर जाता है तो वहां पर एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम अशोक खलीफा होता है। दोस्तों अशोक जो खलीफा था वो साहिल से पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो? तब साहिल कहता है कि ऊपर एक लड़की है जिससे मैं मिलने जा रहा हूं। तब दोस्तों अशोक खलीफा साहिल से कहता है कि उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तब साहिल उसको अशोक खलीफा को 200 रुपए देता है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही साहिल ऊपर जाता है तो वो लड़की उसको अपने पास बुलाती है और अपने पास बुलाने के बाद उसको अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और जाने के बाद वो साहिल से कहती है कि तुम मुझे पहचानते हो? तब साहिल कहता है कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमको
कहाँ देखा हूँ। दोस्तों साहिल उस लड़की को इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो जिस रूप में वहां पर थी, जिस कपड़े में वहां पर थी, जिस कपड़े पहनकर वहां पर वो काम कर रही थी और वो बहुत ज्यादा मेकअप की थी, इसलिए साहिल उसको पहचान नहीं पा रहा था। दोस्तों साहिल मनोज की बहन से हमेशा मिलता था, हमेशा उसको देखता था, लेकिन उसको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो मनोज की बहन है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की साहिल से कहती है कि मैं मनोज की बहन हूं और मेरा नाम प्रतिमा है। अब दोस्तों जैसे ही मनोज उसकी बातों को सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो मनोज के बहन के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहता था। और दोस्तों मनोज की बहन को साहिल बचपन से ही जानता था। हमेशा जब भी वो मनोज के घर पर जाता था तो प्रतिमा से वो हमेशा मिलता था, प्रतिमा उसको खाना खिलाती थी, दोनों के बीच में भाई और बहन का रिश्ता था। उसके बाद दोस्तों प्रतिमा साहिल से अपनी पूरी कहानी बयां करती है और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। दोस्तों प्रतिमा बताती है कि जब वो घर पर बैठी हुई थी, घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी उस दिन एक अनजान व्यक्ति उसके पास आता है जिसको वो जानती भी नहीं थी, उसको पहचानती भी नहीं थी, और वो उसके पास आके उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, मुझे तोहफे देने लगता है, मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था, मुझे प्यारी प्यारी बातें करता था, और एक दिन नहीं बल्कि वो कई महीनों से मेरे साथ रहता था, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता था। एक दूसरे से दोस्तों वो लोग मिलते भी थे, जुलते भी थे और प्यार भरी बातें भी करते थे। इस वजह से प्रतिमा जो थी वो सुनील को बताती है कि मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था, और आप तो जानते हैं कि घर वाले मुझे कितना मारते थे, मुझे डांटते थे, घर वाले मुझे हमेशा ताना देते थे, जिस वजह से मैं उस आदमी के साथ खुश रहने लगी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। जब प्रतिमा अपने घर वालों से परेशान हो गई थी तो वो उस आदमी से बातचीत करने लगी थी और वो कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, क्योंकि दोस्तों प्रतिमा जो थी वो उस आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और उस पर भरोसा कर चुकी थी, और प्रतिमा को ऐसा लग रहा था कि वही एक लड़का है, वही उसका राजकुमार है जो उसकी जिंदगी में सारी खुशियों से भर देगा। और इन्हीं सब के चक्कर में दोस्तों प्रतिमा एक दिन अपना घर छोड़कर उस आदमी के साथ भाग जाती है, और प्रतिमा के घर वालों को लग रहा था कि प्रतिमा कहीं चली गई है और वो दोबारा घर पर लौटकर नहीं आएगी। उसके बाद प्रतिमा का भाई उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन फिर भी दोस्तों प्रतिमा का कुछ अता पता नहीं चला था, क्योंकि दोस्तों प्रतिमा जो थी जब वो घर से भागी थी तो अपने घर से वो सारा सामान लेकर, सारा पैसा लेकर, जरूरत की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ लेकर गई थी। इसलिए प्रतिमा के घर वालों को लग रहा था कि प्रतिमा अपनी मर्जी से गई है और वो दोबारा घर पर कभी वापस नहीं आएगी। दोस्तों जब प्रतिमा उस लड़के के साथ गई थी तो वो लड़का प्रतिमा को अपने साथ 4-5 दिन तक रखता है और फिर प्रतिमा से कहता है कि मैं तुमको ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं तुमको अपनी बुआ के घर छोड़ देता हूं और तुम वहां पर अच्छे से रहना, तुम्हें वहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों वो लड़का प्रतिमा को अपने साथ लेकर जाता है और अपने बुआ के घर पर उसको छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि वो उसके बुआ का घर नहीं था, बल्कि वो एक कोठे था, और कोठे वाली वो एक औरत थी, वो उसकी बुआ नहीं थी। दोस्तों वो लड़का प्रतिमा को कोठे पर बेचकर वहां से चला जाता है, लेकिन प्रतिमा को बिल्कुल भी भनक नहीं लग रहा था कि वो किस जगह पर रह रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तब प्रतिमा को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि वो किस जगह पर रह रही है। एक दिन दोस्तों प्रतिमा के पास एक ग्राहक को भेजा जाता है। जब ग्राहक को प्रतिमा के पास भेजा जा रहा था तब ग्राहक से कहा जाता है कि प्रतिमा को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो दिक्कत परेशानी उसको होगी उतनी ही दिक्कत परेशानी तुम्हें भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्रतिमा ये सब करने के लिए तैयार नहीं होती है और वो सभी लोगों का विरोध करने लगती है। तब कोठे की जो मालकिन थी वो सभी लोगों के साथ मिलकर प्रतिमा को बहुत ज्यादा मारती है, उसको पीटती है, और प्रतिमा को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे प्रतिमा बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद उसके साथ कई लोग मिलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं, और दोस्तों उसका वीडियो भी बनाते हैं। जैसे ही वो सारे लोग उसके साथ वीडियो बना लेते हैं और जब उसकी नींद खुलती है प्रतिमा की, जब वो होश में आती है तब उसको वो वीडियो दिखाया जाता है। दोस्तों प्रतिमा जब उन लोगों से खाना मांगती थी तब उसको वीडियो दिखाया जाता था, जब प्रतिमा उन लोगों से कुछ कहती थी तब उसको वो वीडियो दिखाया जा रहा था। इस तरीके से प्रतिमा को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि कैसे भी करके तुम अनजान लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाओ और इस धंधे को, इस कोठे के मान सम्मान मर्यादा को आगे बढ़ाओ। इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और दोस्तों प्रतिमा से यह भी कहा जा रहा था कि अगर तुम किसी चीज का विरोध करोगी तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों प्रतिमा चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी और अब लगातार उसके साथ गंदा और घिनौना काम
होता चला गया। हर रोज एक नया आदमी आता था, उसके साथ सोता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन दोस्तों प्रतिमा किसी का भी अब विरोध नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों उधर जब प्रतिमा अपने घर से गायब हुई थी तो उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन उन लोगों ने गलती ये किया था कि उन लोगों ने अपने नज़दीकी थाने में जाकर कंप्लेन नहीं किया था। शायद अगर वो लोग प्रतिमा के खोने की, गुमशुदा होने की कंप्लेन करवा देते तो शायद आज प्रतिमा के साथ ये सब नहीं होता। दोस्तों प्रतिमा की उम्र जो थी वो सिर्फ अभी 16 साल की थी और 16 साल में वो अपने घर से भाग गई थी। प्रतिमा घर से भागकर चली तो गई थी, लेकिन उसके साथ जो हो रहा था वो वाकई में उसके साथ बहुत दर्दनाक था। दोस्तों प्रतिमा कोठे पर अब अपना काम करने लगी थी और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। तभी एक दिन जो मनोज का दोस्त साहिल था वो कोठे के सामने से फेरी लगाते हुए कपड़े बेचते हुए जा रहा था और जोर जोर से चिल्लाकर कपड़े को बेच रहा था। जब उसकी आवाज प्रतिमा सुनती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो हमारे भैया के दोस्त सुनील है। उसके बाद दोस्तों वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद सुनील को हाथ वगैरह मारकर इशारा करने लगती है और उसको अपने पास बुलाने लगती है, क्योंकि दोस्तों प्रतिमा के पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी जिसको वो ठुकराना नहीं चाहती थी। वो कैसे भी कोठे से बाहर निकलना चाहती थी और वो उस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सुनील को बार बार इशारा करके उसको अपने पास बुलाती थी। क्योंकि दोस्तों बचपन में प्रतिमा के भाई का जो दोस्त सुनील होता था वो उसके घर पर आता जाता था और उसके गांव में भी कपड़े बेचता था, तो उसी तरीके से वो चिल्ला चिल्लाकर कपड़े बेचता था। इसलिए जो प्रतिमा थी वो उसको अच्छे से जानती थी और उसको पहचानती थी। उसके बाद दोस्तों मनोज का दोस्त साहिल जब कोठे के अंदर जाता है, जब प्रतिमा की सारी कहानी वो सुनता है, जब प्रतिमा अपनी सारी कहानी साहिल को बताती है, तो एक दिन नहीं बल्कि साहिल 3-4 दिनों तक उस कोठे पर जाता है और प्रतिमा से लगातार बातचीत करता है और दोनों बैठकर यही बातचीत करते हैं कि कैसे भी प्रतिमा को उस कोठे से बाहर निकाला जाए। लेकिन दोस्तों कोठा था, कोई घर तो था नहीं किसी का, तो कोठे से निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है। तब जब उन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा तो जो साहिल था वो फैसला लेता है कि वो जाकर प्रतिमा के भाई मनोज से जाकर सारी बातें बताएगा। उसके बाद दोस्तों साहिल कोठे से बाहर निकलता है और मनोज के पास जाता है और मनोज को, यानी कि प्रतिमा के भाई को, मनोज को सारी बातें बताता है कि तुम्हारी बहन मिल गई है और वो फिलहाल एक कोठे पर काम करती है और उसकी जिंदगी में ये सब हुआ है। जब दोस्तों ये सारी बातें प्रतिमा का भाई जो था मनोज सुनता है, जब उसको ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद मनोज और साहिल दोनों फैसला करते हैं कि दोनों एक साथ उसी कोठे पर जाएंगे और वो लोग प्रतिमा से मिलेंगे। तब मनोज और साहिल ग्राहक बनकर उसी कोठे पर जाते हैं और वहां जाने के बाद साहिल दूसरी लड़की के कमरे में चला जाता है और मनोज अपनी बहन की कमरे में चला जाता है। दोस्तों जब प्रतिमा अपने भाई को देखती है तो रूम के अंदर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ जो थी वो रूम से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि अगर उसकी आवाज़ रूम से बाहर जाती, सब लोग जान जाते कि वो उसका भाई है, तो शायद जिंदगी में कभी भी दोबारा वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाते। दोस्तों जो कोठे पर 2 लड़कियां थी, तो एक तो मनोज की बहन थी और साहिल जिसके साथ रूम में गया था वो लड़की जो थी वो झारखंड की रहने वाली थी। उसके बाद दोस्तों प्रतिमा अपने भाई मनोज से पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। दोस्तों प्रतिमा जिस कोठे पर थी वो कोठा उसके घर से 180 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन प्रतिमा कभी भी कोठे से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसको कभी पता नहीं चला कि वो किस जगह पर रह रही है। लेकिन दोस्तों मनोज का भाई बहुत ही होशियारी से काम लेता है और जहां पर कोठा था उसी कोठे के नजदीकी थाने पर जाता है और अपनी पूरी कहानी, अपने बहन की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ वो सारी भी बातें पुलिस वालों को बताता है और एक FIR दर्ज कराता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले अपनी पूरी टीम एक बनाते हैं और पूरी टीम बनाने के बाद जिस कोठे पर प्रतिमा थी उस कोठे पर वो लोग छापेमारी करते हैं और छापेमारी करने के बाद प्रतिमा को और प्रतिमा के साथ जो लड़की झारखंड की रहने वाली थी दोनों को पुलिस वाले जो है बरामद करते हैं और उसको थाने पर लेकर आते हैं और कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद कोर्ट से दोनों की जमानत होती है और प्रतिमा को उसके भाई के हवाले कर दिया जाता है और जो लड़की उसके साथ थी, जो झारखंड की लड़की रहने वाली थी दोस्तों, उसको भी किसी ने कोठे पर बेच दिया था और उसको भी अपने घर भेजवा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों जब पुलिस कोठे पर पहुंचती
पहुंची थी तो जो दलाल था अशोक खलीफा वो मौके पर वहां से भाग जाता है और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती है। हालांकि दोस्तों जब ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिमा के बारे में जब लोगों को पता चला तो जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो लोग प्रतिमा का इंटरव्यू लेते हैं और प्रतिमा से जब पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम उस कोठे से भाग सको, तब दोस्तों प्रतिमा कहती है कि मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन हर बार मैं फेल हो जाती थी। जब वो पकड़ी जाती थी तो उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी, उसे बहुत ज़्यादा लोग मारते पीटते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती थी। कुछ समय बाद जब वो सोच लेती है कि अब वो कोठे से बाहर नहीं निकल पाएगी, तभी उसके भाई का दोस्त फेरी वाला वहाँ पर आता है और उसके अंदर एक और उम्मीद जग जाती है और फिर से वो कोठे से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है, जिसमें वो सफल हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को जितने भी लोग सुने थे सभी लोग प्रतिमा के जज्बे को सलाम किया था। आप लोग प्रतिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों प्रतिमा की उम्र अभी 16 साल की थी और वो 16 साल में प्यार के चक्कर में पड़ गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग छोटी उम्र में ऐसी गलती ना किया करो, अपने परिवार के साथ रहा करो, जो परिवार आपका कहता है वही किया करो, उससे अच्छा आपके लिए कोई भी भलाई नहीं सोच सकता है। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।